हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आप बायो काफ़ी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, लेकिन फिजिक्स से कई बच्चे जी चुराते हैं, जिसका असर ये होता है कि वो नीट में अच्छा स्कोर फिजिक्स में नहीं कर पाते। और अगर खुदा ना खास्ता आपका फिजिक्स में 85 नंबर रह गया, तो अगर आप फुल में फुल बायो में और केमिस्ट्री में ले भी आएंगे तो भी स्कोर 590 बनता है। 360 बायो में, 180 केमिस्ट्री में और 50 रहा फिजिक्स में। तो अगर इसी की जगह तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा 590 पर। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, 650 का टारगेट है, तो ये जरूर इंश्योर कीजिए कि फिजिक्स में 150 आपके आ जावें। 150 अगर आ जाएंगे तो कुशनिंग भी मिल जाएगी और 650 अचीव करते ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं फिजिक्स यहां आपको पढ़ा रहा हूं कि फिजिक्स आपको आसान लगे और आप 150 प्लस आराम से स्कोर कर पाए बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं, लेक्चर्स को फॉलो करेंगे ध्यान से, तो फिजिक्स आसान भी लगेगी, मन भी करेगा पढ़ने का और 150 प्लस आराम से आ भी जाएंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स का, जो कि स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए। तो ये देखिए रे ऑप्टिक्स है और यहां मैं डिस्कशन करूंगा नीट के लिए ही बना हुआ वीडियो, ना ये बोर्ड्स के लिए ना ये जेई के लिए है। आज इस पे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिस्कशन करने वाले हैं। 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस नीट का आपके सामने मैं लेके आऊंगा। यहां बात करते हैं, ये मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है। बेसिकली मैंने क्लास 11th जो नीट के लिए वीडियोस हैं कंप्लीट कर चुका हूं, क्लास 12 पे रे ऑप्टिक्स पे हूं। तो आपको ढूंढना ना पड़े तो यहीं पर देखिए एक साथ ही चैप्टर का नाम और टॉपिक मेंशन है। जिस भी प्ले बटन पे क्लिक करेंगे वो वीडियो आपका ओपन हो जाएगा, तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ये कहां पर ऑल वीडियो लाइब्रेरी आपको मिलेगी कहां? तो इसके लिए आप जा सकते हैं अरविंद एकेडमी नीट के होम पेज पे, और ये देखिए अरविंद एकेडमी नीट चैनल, और ये रहा इसका लिंक। इस लिंक पे क्लिक करेंगे ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे तो खुल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। क्लिक करके आप इस पे जाइए, जो वीडियो आप चाहें देखना देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे इसका पीडीएफ मिल जाए, वो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा और आपके नोट्स बनाने में काम आ जाएगा। और अरविंद एकेडमी का ऐप भी है, इसको भी डाउनलोड कर लें। इसके स्टोर सेक्शन में जाकर देखें, वहां कई ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर देंगे और आपका डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा कर देंगे। चलिए आज की पढ़ाई पे फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। पहली बातचीत करते हैं, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये आप जानते ही हैं, कोई खास बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी रे अगर किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपना जो पाथ होता है उससे वो डेविएट हो जाती है, और इसी डेविएशन को जो इंटरफेस होता है उस इंटरफेस पे वो डेविएट हो जाती है। इस डेविएशन को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, और अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होगी। यही बात यहाँ मेंशन है कि अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। जैसे यहां पर देखिए ये रेयर टू डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बड़ी आसान सी बात है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखनी होगी, जिससे काफी फायदा उठाया जा सकता है। यहां डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। और आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और यहां पर अगली बात आती है रिफ्रैक्शन के लॉज। तो इसके 2 लॉज हैं। एक तो लॉ ये है कि जो इंसिडेंट लाइट है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस पर जो नॉर्मल खींचा है वो तीनों एक प्लेन में होते हैं, ये आपको पता ही है। दूसरा स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं तो ये एक पेयर, एक जोड़े का गुण होता है 2 मीडियम का आपस में, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा, ये देखिए 2 मीडियम अगर हैं, ये बना आई और ये रहा ये आई और ये आर। तो यहां पर ये मान लीजिए कि मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो यहां पर आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 साइन आई अपॉन साइन आर।
इस तरीके से इसको लिखते हैं। इसका एक और तरीका है लिखने का जो मैं यहां बता दे रहा हूं, आगे वो डिस्कशन में आएगा। क्या तरीका है बेटा? वो तरीका ये है कि इसी स्नेल्स लॉ को आप इस तरह लिख सकते हैं, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका बड़ा फायदा होता है, कंफ्यूजन कभी नहीं होता आपको। तो ये आप इस तरह से भी स्नेल्स लॉ को लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या कि जिस मीडियम का एंगल आई पकड़े हुए हो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो μ1, और जिसमें r पकड़े उसका μ2 ले लो। तो कभी अगर मीडियम बदलते हैं तो आपको कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनती है। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पा रहे होंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों मीडियम के आपस की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये सेकंड मीडियम यही रहे, फर्स्ट की जगह कोई थर्ड मीडियम डाल दें, तो ये सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड बदल जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू होता है हमेशा। ठीक है, जैसे आप यहां लिखते हैं, समझ लीजिएगा, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और अगर मैं यहां लिख दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो दोनों अलग है, क्योंकि इन जोड़ों की प्रॉपर्टी मीडियम की प्रॉपर्टी है। बात समझ गए होंगे, पेयर की है। ठीक है, इस बात को पकड़ पाए होंगे आप। तो स्नेल्स लॉ भी हो गया, जो मैंने दो तरीके से लिख के आपको दिखाया। इसकी वैल्यू देखें तो इसको μ2 अपॉन μ1 भी लिखा जाता है, जो कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो इन फॉर्मूलों को दिमाग में रखें, बड़ा मदद करेंगे। और यहाँ डेविएशन की बात करते हैं कि ये भाई डेविएशन क्या है। यहां पर अगर ये देखिए, इसको मैं व्हाइट कलर ले लूं, ये एंगल आई था, इसको सीधे बढ़ा दो तो ये एंगल आई हो गया। मुड़ गया है, कितना मुड़ा है? इतना। आई में से आर घटा दो तो ये आई माइनस आर। मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हो सकता है आर आई से छोटा हो या बड़ा हो, डिपेंडिंग ऑन द मीडिया, डेंसर है कि रेयर। तो इसलिए जो डिवीजन का जो एंगल है उसको आई माइनस आर बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, जिसे आप मॉडुलस लगा देते हैं, जिससे कि प्लस माइनस का लफड़ा खत्म हो। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। ये छोटी छोटी बात समझनी जरूरी है, जिससे चीजें बहुत आसान लगें। और मैंने आपके लिए आसानी की है, वो यहां बता रहा हूं। तो ये देखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का एक फॉर्मूला होता है। इसको आप दिमाग में रखिए, बहुत काम का है। 2-3 क्वांटिटीज को इंटर रिलेट कर रहा है। तो refractive index of 2 with respect to 1, μ2 upon μ1, v1 upon v2, speed in first medium, speed in second medium, wavelength in first medium, wavelength in second medium। इस रेशियो को पकड़ के रखिए। अब यहाँ पर जो कि कभी कभी जैसे μ2 लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 μ2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए आपने पढ़ाई की थी 10th क्लास में ही, लेकिन शायद भूल जाते हैं आप। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बेसिकली दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर लेते हैं। तो जब एयर या वैक्यूम हो एक मीडियम और दूसरा मीडियम हो, तो उस समय उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको लिखते कैसे हैं? ये देखिए मैंने लिखा है, शायद कितना दिख रहा होगा मालूम नहीं, कलर μgA लिखा हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, या इसको सिंपली μg भी लिख देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। जैसे यहां पे लिखा μ2, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। और अगर रिलेटिव की बात करते हैं तो पहला मीडियम के साथ साथ दूसरा मीडियम भी होना चाहिए, अदर देन वैक्यूम या एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझ में आई होगी बात। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दो प्रकार का होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। और उसका मीनिंग या लिखने का तरीका कैसा है जिससे बात पकड़ने में आपको आसानी हो। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू को C अपॉन V भी लिखते हैं। यहां पर देखो ना, अगर हम इसमें 1 को एयर कर दो तो ये V1 की जगह C आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? C अपॉन V। C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और V है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मेरे ख्याल से बात आप अच्छी तरह पकड़ पाए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको समझा ही दिया था कि जब भी रिलेटिव लिखोगे, ये देखिए इस तरह भी कई किताब लिखती हैं, कई किताब इस तरह भी लिखती हैं, कई किताब इस तरह भी लिखती हैं। तो ये कई किताब N उसमें आप देखेंगे
एनसीईआरटी में शायद एन करके लिखा है। तो ये सब भाषा एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। तो इससे कंफ्यूजन, इसके लफड़े में नहीं पड़ना है, मुद्दा पकड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 म्यू 2 जैसे लिखा है, तो ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 हो जाएगा। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, जैसा आप समझ पाए होंगे। इन सब का प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, वरना मैं अलग अलग हट के कई स्लाइड्स हैं दिखाऊंगा, तो काफ़ी समय आपका लगेगा। आप नोट कर सकते हैं इसको और पॉज करके, और साथ में मैं इसका पीडीएफ भी आपको देने वाला हूं, मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ टू मीडिया। ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ टू मीडिया लिखा है, 1 2, कोई भी एक मीडिया बदल दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में बदल जाएगा, ठीक। दूसरा ये इस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द मीडिया पे, कि वो जो मीडियम का टेम्परेचर क्या है। मीडिया जब बोलते हैं तो सिंगुलर फॉर्म है, हिंदी में बोलते हैं एक वचन, और जब बोलते हैं मीडियम तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया टेम्परेचर ऑफ द मीडिया। यहाँ वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे भी डिपेंड करता है, यानी कि अगर रेड कलर की लाइट मारोगे तो म्यू अलग आएगा, वायलेट की मारोगे तो अलग आएगा। तो कलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर भी डिपेंड करता है। ये जिस पे नहीं डिपेंड करता, वो आई कितना भी कम ज़्यादा कर दो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये आपने रिलेशन पढ़ा ना, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया साइन आई अपॉन साइन आर, अब बोला कि आई बढ़ा रहे हैं तो म्यू क्या होगा, तो कई बच्चा कहेगा आई बढ़ रहा है तो भाई म्यू बढ़ जाएगा, ऐसा दिख रहा है उसको। नहीं, आई बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से आर भी एडजस्ट हो जाता है, तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। बात समझ में आई ना? तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आई पर डिपेंड नहीं करता, ये लिखा हुआ है, और आपको मैं एकदम सरल भाषा का यूज करते हुए बता रहा हूं, ठीक है। बढ़िया। अगली बात, ये इंपॉर्टेंट चीज पकड़िए, इससे क्या रेफरेंस निकाला। ये कॉशीज फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ए बी कांस्टेंट है यहाँ पर। यहां से मैं ये सीख लेना है कि अगर आप लैम्डा बढ़ा रहे हो तो म्यू भैया कम हो जाएगा। एक दूसरे का उल्टा चाल चलन है इनका, लैम्डा बढ़ाओगे तो म्यू कम हो जाएगा, इतना पकड़ के रखना है। यानी अगर रेड कलर की बात करें तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्योंकि रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात भी डिपेंडेंस, मैं थोड़ा हट जाता हूं, डिपेंडेंस भी आप समझ पाए होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किन चीजों पर है। आई पर डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, और यहाँ वेवलेंथ में किस तरह डिपेंड करेगा, ये भी आपके सामने ये काम हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है भाई। दूसरा जो यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी लाइट के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी मीडियम को जब हम डेंसर बोलते हैं ना, तो उसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर होता है। अभी तक हम लोग जो डेंसर पढ़ते आए थे मैकेनिकल भाषा में, वो फिजिकल डेंसिटी थी, फिजिकल डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां ये काम नहीं चलता है मास अपॉन वॉल्यूम का। यहां पर किसी को डेंसर आप कब बोलते हैं, उसमें अगर म्यू आपका ज्यादा है तो वो डेंसर है, और डेंसर में स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो आपकी कम हो जाएगी। डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट कम, और अगर म्यू आपका कम है तो उसे बोलोगे रेयरर मीडियम है, और रेयरर मीडियम में स्पीड जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाए, सरल भाषा के लिए वो रेयरर है। म्यू के कॉन्टेक्स्ट में कम हो जाए और स्पीड अगर कम हो रही है तो वो डेंसर है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा है। तो ये फिजिकल डेंसिटी नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, और ऑप्टिकल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से नहीं निकाली जाती, आप पकड़ पाए होंगे। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे आप कि यहां डेंसर और एरर जो बोला जा रहा है वो फिजिकल डेंसिटी नहीं है। अच्छा, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का या वैक्यूम का, उसको लगभग वैक्यूम के लिए तो एब्सोल्युटली 1 होता है और एयर के लिए 1.003 होता है, लेकिन इसको भी प्रैक्टिकली हम 1 ही मान लेते हैं। तो वैक्यूम हो या एयर हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पकड़ेंगे आप। और सबसे ज्यादा, ये मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और सबसे ज्यादा की बात की जाए डायमंड के लिए तो 2.46 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। ये दोनों वैल्यू जो लिखी हैं ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स हैं। अगर आप पूछें कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है। रिलेटिव का मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर नहीं ले रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू कोई मीडियम ले रहे हो, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो सकता है। बात पकड़ में आ रही होगी, क्या बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो ये सब बातें पकड़ लेंगे तो बड़े आसानी से खेलेंगे इस चैप्टर से आप। खैर चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर इसी को लिखने का तरीका जो मैंने पीछे दिखाया था, आप क्या करें, μ1 sin I बराबर μ2 sin R, इस तरीके से बराबर कांस्टेंट, इस तरीके से भी स्नेल्स लॉ को लिखा जाता है। और ये तरीका लिखने पे आपको आसानी देता है, आप कंफ्यूजन में नहीं आते हैं। जिस मीडियम का I है उसी मीडियम का μ1 से मल्टीप्लाई कर देना है उसको। ये देखो ना, μ1 इंटू साइन I और μ2 इंटू साइन R, ये अगर है I और ये मीडियम आपका μ1 हो गया, और इसी तरह ये R है तो ये μ2 और μ1 इंटू साइन I, μ2 इंटू साइन R। बात पकड़ में आ गई होगी। और इसी बेसिस पे कह सकते हैं कि भैया जब आप रेयर टू डेंसर मीडियम में जाते हैं तो रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, और डेंसर टू रेयर जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। वो कोई विशेष बात नहीं है, इसी से निकाल सकते हैं आप, उसमें ज़्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है उसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। यहाँ कहीं आएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है मैं बता दूँ। अब तो ये ज़माना है नहीं, पुरानी पिक्चरों में आप देखेंगे तो मान लीजिए एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, एक हीरो अपनी बिल्डिंग में है और हीरोइन मान लीजिए दूसरी बिल्डिंग में है, 10वें तल्ले पे हो, 15वें तल्ले पे है। मान लो टॉर्च से इशारा करना चाहते हैं, मजाक के लिए बता रहे हैं आपको, तो लाइट जो पाथ अख्तियार करेगी, मान लीजिए ये निकली यहाँ से, सीधे नहीं गई, मान लो किसी मिरर से लगी, किसी लेंस से लड़ी और फिर पहुंची वहाँ, तो अगर उसको दिख गई है लाइट हीरोइन को चमकती हुई, वो टार्च अगर वहां से जलाएगी तो उसी पाथ को रिट्रेस कर देगी लाइट, और हीरो को भी चमक दिखेगी। यानी जिस पाथ से लाइट जाती है उल्टी वहां से भेजी जाए तो उसी पाथ को रिट्रेस कर देती है। बात पकड़ लिए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। मैं और आसान करता हूं कि यहां से अगर कोई लाइट गई है ऐसे ऐसे, सपोज करिए ये ऐसे ऐसे क्यों बनाया कि मान लो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कई फिनोमिना हो रहा हो, तो अगर यहां से लाइट भेजी जाएगी तो इसी पाथ को फॉलो करके यहां पहुंच जाएगी। अगर ए से बी जाने का रास्ता ये है तो बी से ए आने का रास्ता भी यही होगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, इसमें दो रिलेशन बड़े काम के हैं स्लाइड में जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी लिख दिया है कि देखिए साइक्लिक ऑर्डर में ये लिखा हुआ 1 μ2 2 μ3 3 μ1, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1 आ जाती है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। साथ में अगर यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लिखे हुए हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड n-1 से μn, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n का विथ रेस्पेक्ट टू 1 सीधे आप लिख सकते हो। इस बात को पकड़ के रखिएगा। यानी ये बीच की जो कहानियां चल रही हैं वो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखा आपने, ये 1 μ2 था, फिर 2 से शुरू हुआ, फिर ये 3 से, फिर 3 के बाद ये अगला 4 से, ऐसे करते करते जब पहुंचेंगे n-1 से μn, तो बीच का सब भूल जाओ। इस n का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस 1 से ये इसके बराबर, ये क्वांटिटी यहां भी यही हुआ है। देखो इस 1 का इस 1 के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है। किसी भी मीडियम का 1 के रिस्पेक्ट में लोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक ही आ जाएगा। तो ये कहानी यहां हो जाती है। बात समझ में आई होगी। ये 2 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी मैंने एकदम आसानी से बातचीत में आपको बताई। उम्मीद है जहन में यानी दिमाग, दिल और दिमाग में बैठी रहेगी। चलिए आगे स्पेशल पॉइंट्स हो गए, कुछ बातें और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में ही, बड़े काम का रिलेशन है। इसका इस्तेमाल जगह जगह होता है और घूम पुर के पूछते भी रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। इसको आप फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए और मज़ा लीजिए। अगली बात ध्यान रखिए, जब भी रिफ्रैक्शन होता है फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं बदलती है, उसमें स्पीड बदल जाएगी रिफ्रैक्शन में, लैम्डा वेवलेंथ बदल जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, ठीक है। अब अगली बात जो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कुछ पैरेलल इंटरवीइंग मीडिया है,
कई सारे मीडिया हैं, मीडियम 1 ये लिखा है ना, 1 2 3 4 5, और इनका जो इंटरफेस है सारे, ये इंटरफेस कैसे क्या है, पैरेलल एक दूसरे के। यहाँ पे जो इंटरफेस है, यहाँ कहीं लिखा होगा बाउंड्रीज जो हैं वही इंटरफेस मीडिया का सब पैरेलल है, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, पैरेलल। ये देखिए ये पैरेलल, इसके मैं खींच नहीं रहा हूँ, गंदा हो जाएगा, 1 2 ज़्यादा भसड़ हो जाएगी, 1 2 3 4 सब पैरेलल है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये पहली मीडियम में एंटर कर रहा है और लास्ट में निकल रहा है। अगर इस समय पहला मीडियम और लास्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर है तो उस केस में ये रे और ये रे पैरेलल हो जाती है। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, बात समझ में आ रही है ना। कई सारे मीडियम है जबकि सबका बाउंड्री एक दूसरे के पैरेलल है। ये कांड तभी लगा पाओगे जब पैरेलल बाउंड्रीज मिले। एक की अगर टेढ़ी हो गई तो नहीं लगेगा, और पैरेलल बाउंड्रीज लिखे और ये पहला मीडियम लास्ट वाले मीडियम के बराबर अगर हो जाता है तो ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के बराबर रहती हैं। ये I और I1 बराबर I5 हो जाएगा। बात पकड़ ली हूं। अगर ये पैरेलल नहीं है इनकी बाउंड्रीज तब ये आप नहीं लगा पाएंगे। बात पकड़ में आई होगी ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। चलिए एक आधा छोटे मोटे सवाल आगे बढ़ते चलेंगे, ध्यान पूर्वक आप सीखते चलेंगे। अब यहां पर बोला जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, ये सेकंड नंबर है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिस वन इन एयर इन ए मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम म्यू। पूछ रहा है कि स्पीड बता दो मीडियम में, ये बीएम चाहो तो लिख दो। तो इसको क्या लिख देते हैं भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन म्यू, क्योंकि म्यू की वैल्यू आपने पढ़ी थी ना, ये तो बहुत बेसिक है, C अपॉन V। तो इसी से आपने V निकाल लिया, उल्ट पलट लिया, समझ गए होगे। अब वैल्यू रख दो 3 × 10⁸, म्यू था 1.55, कैलकुलेट कर दो तो 1.94 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया पहले का। बहुत ही ज़्यादा सरल मामला, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, नंबर 2 लिख रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडिया। तो वेवलेंथ लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा मीडियम बराबर लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला आपको बताया था, इसको हमेशा याद रखिएगा, बड़ा ये काम आता है। ये देखिए चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए V1 अपॉन V2 और बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इसी से आप पूरी कहानी रचते रहिएगा। तो वेवलेंथ भी घट जाएगी म्यू टाइम्स, और पहले वेवलेंथ थी 780 नैनोमीटर और 1.55 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 503 नैनोमीटर अब हो गई। ये आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन आपको आना बड़ा आवश्यक है। कई बच्चे गलती करते हैं, आप ना करें। इसको आप नोट, चाहें न्यूमेरिकल है, मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी इसी पर बेस्ड है और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज इन मीडियम ए, इतनी वेवलेंथ की है मीडियम ए में, इंटर्स इनटू मीडियम बी, ठीक है, थ्रू ए प्लेन सरफेस। ये देखिए प्लेन सरफेस है, ये मीडियम ए है, ये बी है, यहां से लाइट ऐसे इंटर कर रही है, कहीं जा रही हो, किधर जा रही, मैं रफली बना देता हूं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इतनी, ठीक है, और VA अपॉन VB दे रखा है। VA हो गया इसमें, और इसमें साहब VB हो गया। देन फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम A एंड B। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो म्यू A की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, C अपॉन VA। यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। C की जगह हो गया 3 × 10⁸, और वेलोसिटी इन A क्या दे रखा है, तो नहीं दिया है लग रहा है, ये नहीं दिया हुआ है, देते तो निकालना पड़ेगा फिर हमको। तो यहां पे देखिए इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके निकाल लो, VA = न्यू लैम्डा A। लैम्डा दे रखा है आपको, तो यहाँ न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 5 × 10⁻14, और लैम्डा ए दे रखा है 300 नैनोमीटर, तो 300 × 10⁻⁻9। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। इस VA की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें आप,
इन्होंने फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी थी, उसका इस्तेमाल कर लिया है। तो ये वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 10 की पावर 8। ये देखिए कट गया ये तो, और ये दुगना हो गया तो वैल्यू हो गई 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 2। अब अगली बात कह रहा मीडियम बी का बताइए। तो आप जानते हैं कि जो म्यू ए अपॉन म्यू बी लिखेंगे, ये मैं पता है, तो इसको वी बी अपॉन वी ए, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सब कुछ पता है, म्यू बी नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, म्यू बी की चलिए वैल्यू डाल दो सीधे। म्यू ए हो गया 2, ये म्यू बी हो गया, और वी ए अपॉन वी बी पता है 4/5, तो ये 5/4 हो गया इसका उल्टा। तो म्यू बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 इंटू 4/5, 8/5। मेरे ख्याल से ये ठीक लिखा हुआ है, 8/5। तो ये हो गया 1.6030। तो यू बी 1.6। ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से सवाल आप कर पाएंगे। ऐसे सवाल बिल्कुल आते रहते हैं आपके पास, और मैं हटता हूँ, इसको चाहें तो आप नोट कर लें और आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। काफ़ी चीज़ें इसमें भी सीखनी है जो आपके काम आती हैं, छोटी छोटी बातें। तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इमेज है ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें क्या कहानी होगी, आपको समझाने के लिए 2 टाइप के होंगे यहाँ पे केसेस। पहला टाइप बनाया कि मान लीजिए कोई बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है, और आप उसको, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम है। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, आप रेयरर मीडियम से देख रहे हैं। तो इसको सरल भाषा के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा जिस चीज को देखना होता है वहां से लाइट निकलती है, और जिसको देखना उसकी आंख तक जाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये केस है डेंसर टू रेयरर मीडियम का। डेंसर टू रेयरर का मतलब रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, टाइप 1 केस। इस केस में क्या होता है, जब आप, और देख यहाँ आंखें यहाँ बनी है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये छोटे एंगल से ये दूर लाइट बनाई गई है जैसे आपको पढ़ाया जा सके। इस लाइट को आंख में जाना होगा, वरना दिखाई काहे पड़ेगी, दिखाई नहीं पड़ेगी फिर। तो दूर इसलिए बनाया गया कि आप देख पाए इस एंगल को, जा ये आंख में ही रही है। अब कोई चीज ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो आपका इमेज फॉर्मेशन थोड़ा ऊंचा बनता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो स्विमिंग पूल का बॉटम है, फ्लोर है, वो थोड़ा लिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से लिफ्ट हो जाता है कि देखिए एक रे सीधी निकल गई, आंख में चली गई, दूसरी रे बढ़ाई और डेंसर टू रेयरर जा रही अवे चली गई, इसको पीछे बढ़ाया, दोनों जहां कट की वहां इमेज बन गया। ठीक, अब यहां पर हम ये निकालेंगे कि ये जो इतनी है एपरेंट डेप्थ, वो कितनी है। ये पूरी रियल डेप्थ थी, डी लिख दो इसको या टी लिख दो, जो भी लिखा होगा लिख लेंगे, और कितना नॉर्मल शिफ्ट हो गया, कितना ये खिसक गई है ऊपर। आइए आपको समझाते हैं। केस याद रखिएगा, डेंसर टू रेयरर, क्योंकि रेयरर टू डेंसर में कुछ और मामला होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो कानून लिखा है इसको भूल जाइए, यहां पर आइए, ये केस कौन सा था, इतना याद रखना है, डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर मतलब ऑब्जेक्ट रेयरर, डेंसर टू रेयरर, रे मूव कर रही है। तो ये रिलेशनशिप यहां बनती है म्यू डी आर, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है, ये यहां से यहां तक की, ये जो डी है, और एपरेंट डेप्थ इतनी हो जाएगी, इतनी हिस्सा। तो ये एपरेंट डेप्थ जब निकाला जाता है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन आ जाता है, इसको आप पकड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट, यानी यहां से कितना खिसक गया है, इसको एपरेंट शिफ्ट भी बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं, कितना खिसका है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप, पूरे डी में से डी बाई यू घटा देते हैं। तो डी में से डी बाई यू घटाओगे तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एपरेंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट, डी 1 अपॉन म्यू इज द नॉर्मल शिफ्ट या एपरेंट शिफ्ट। बात समझ में आई होगी। यहां से अगर आप निकालोगे ना एपरेंट डेप्थ, तो यहां पे आ जाती है रियल डेप्थ अपॉन म्यू, इसी को डी अपॉन म्यू यहां से निकाल लिया है, ये वैल्यू पुट कर दी है। उम्मीद है ये बात आप पकड़ेंगे। ये जो फॉर्मूले आप निकाल रहे हैं ये स्मॉल एंगल्स के लिए वैलिड हैं। स्मॉल एंगल का मतलब है कि आई आर सब छोटे हैं,
अगर ये बहुत किनारों पर ले जाएंगे तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आंखों में रेस जाएगी ही नहीं, तब तो कांडी दूसरा हो जाएगा। एनीवे, बातों को छोटा रखते हैं। ये जो फॉर्मूला है कब एप्लीकेबल है? जब एंगल आई आर वगैरह छोटा है। दो बातें इसमें सीखी आपने। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम क्या है? रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। और नॉर्मल शिफ्ट कितनी है? d1 - 1 अपॉन म्यू। ये जो बातें लिखी हैं इनका जिक्र कर रहा हूं मैं, इनको पकड़ लीजिए। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए एक मीडियम की जगह आपके कई मीडियम हो। वहां तो मान लीजिए पानी भरा था, अब यहां आपने पानी डाल दिया, ऊपर ग्लिसरीन डाल दिया, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो जो रे यहां पे जाएगी, जो कहानी वहां बता रहे थे, इसको ऐसे छोड़ दो। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कहानी अलग अलग हो जाएगी भाई। यहां से मान लो ऐसे आप देख रहे हो, ठीक। अब एक ही मीडियम नहीं है, यहां पे लिख दिया कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, कंपाउंडिंग मीडिया, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके अलग अलग है। तो कितना आपको अपरेंट डेप्थ मिलेगा, ये जब ये देखेगा बंदा इसको, तो ये कहां दिखाई पड़ेगा, उसका वैल्यू ऐसे निकालिए आप। d1, इसका अगर चौड़ाई डेप्थ है d1, तो d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन μ3, सबको जोड़ दिया है। जितनी वैल्यू आई इस ऑब्जेक्ट का इमेज वहां कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। ये आपका क्या है? डी एपरेंट। डी एपरेंट ये क्या कहानी थी? कंपाउंडिंग मीडिया की। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? केवल एक मीडिया नहीं डाला है, आपने पानी भी झोंक दिया, ग्लिसरीन भी डाल दिया, और भी जो इच्छा है डाल दी। तो ये कहानी डी अपरेंट इस तरीके से निकलेगा, d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन μ3। अब अपरेंट शिफ्ट कितना होगा वो भी देख लेते हैं इसमें। तो यहां आपको मिल जाएगा अपरेंट शिफ्ट। ये अपरेंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट कितना खसके हैं। खसके का मतलब ये जो शिफ्टिंग हुई है, ये खिसका है ना ऑब्जेक्ट, तो कितना खिसका है उसका भी फॉर्मूला देखिए। d1 1 - 1 अपॉन μ1, अलग अलग जो मीडिया था उन सबको जोड़ दीजिए उनका, तो वो खसकाहट निकल आएगी। d1 - 1 - 1 अपॉन μ1, d2 1 - 1 अपॉन μ2 एंड सो ऑन। इस वाले डिस्कशन से ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके काम आते हैं। एक तो डी अपरेंट, d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 सो ऑन। दूसरा नॉर्मल शिफ्ट जो यहां लिखा है, आप मेरे ख्याल से इस बात को पकड़ पाए होंगे। ये एक मीडिया की जगह कई मीडिया आ गए हैं यहां पर, ये कहानी है। ये टाइप 1 ही चल रहा था जब हम बात कर रहे थे रे डेंसर टू रेयर जा रही है। मतलब क्या हुआ? जहां से रे चलती है वो ऑब्जेक्ट से चलती है, और जहां जाती है वो जो ऑब्जर्वर है वहां तक जाती है, ठीक है। तो ये बात आप इसको पकड़ के रखिए। बड़ी सिंपल बातें याद रखेंगे तो भूलेंगे भी कम और समझ भी ज्यादा पाएंगे, और उलझेंगे बहुत ज्यादा किताबी भाषा में तो परेशानी हो जाएगी। मैं उसको आसान करके बता रहा हूं। अब टाइप 2 की बात आती है, मतलब अब कहानी है रेयर टू डेंसर की। मतलब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर कहां से देख रहे हैं, वो डेंसर में। जैसे कि आप पानी में तैर रहे हो और ऊपर चिड़िया उड़ रही हो, तो आप चिड़िया को जब देखेंगे तो चिड़िया से लाइट आप तक पहुंचेगी, तब चिड़िया दिखेगी। तो वो रेयर मीडियम में है, जा किधर रही है लाइट? डेंसर मीडियम में, आपकी आंखों तक। ये केस है। आप स्विमिंग कर रहे, नीचे गोता मार दिया आपने बात पकड़ पाए ना? तो ये इससे याद रखिए, ज्यादा उलझाएंगे तो कहां तक याद रखेंगे? रेयर टू डेंसर, पहले क्या था? डेंसर टू रेयर, टाइप 2 बन गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो हाइट होती है और दूर चली जाती है। वहां जो नॉर्मल शिफ्ट थी वो ऊंची हो जा रही थी। स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल 10वें क्लास का, फ्लोर ऊपर हो जाता था। लेकिन यहां क्या होगा? ये चिड़िया और दूर दिखेगी। अगर आप डुबकी मार दिए हैं गंगा में और चिड़िया देख रहे हैं, चील को देख रहे हैं, तो चील और ऊपर, चील तो वैसे ही ऊपर होती, और ऊपर दिखेगी, ठीक है। ये शिफ्टिंग हो जाएगी आपको। अब उस शिफ्टिंग में कितनी शिफ्टिंग है उसको पकड़ लेते हैं। बात पकड़ में आई होगी ना? ऊपर खिसक रही है, तो अपरेंट हाइट क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एक्चुअल हाइट। ये देखिए एक्चुअल हाइट थी ये h, अब कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, म्यू h, म्यू इंटू h। देख पा रहे हो ना? ai क्या हो गया? म्यू इंटू h। म्यू टाइम्स बढ़ गई। वहां क्या हो रहा था? अपॉन म्यू आ रहा था, घट रही थी। और यहां पर शिफ्ट कितना हो गया भाई? यहां से लेकर यहां तक का शिफ्ट ऑब्जेक्ट से इमेज, वो म्यू h, ये पूरे में से ये घटा दो h, तो म्यू -1 इंटू h। इसको याद रखेंगे जिससे फटाफट सवालों को निकाल सकें। ये केस कब का है?
रेयरर टू डेंसर जा रही है लाइट, तब का केस है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब इस बात को और धांसू तरीके से समझाने के लिए अलग से मैंने कुछ लिख दिया है, नोट्स बना दिए हैं, जिससे आप बातों को पकड़ पाएं। उम्मीद है इसके बाद वो नोट्स जहां तक थे, है ना। ये देखिए, अब इससे आपको सवाल में थोड़ा ट्विस्ट भी आएगा, तो आप समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के तहत क्या है मामला। आइए दिखाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर आप पानी है, आप आंख बनी हुई है आई, ये आप पानी के बाहर से देख रहे हैं। ये केस कौन सा है? डेंसर टू रेयरर वाला। ठीक है बेटा, डेंसर टू रेयरर। ये हाइट आंखें आपकी इस इंटरफेस से, ये जो इंटरफेस है पॉइंट पी भी बोल देते हैं इसको, वहीं से नपाई करते हैं। इससे ये h दूरी हाइट पर है और d नीचे है, तो यहां पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा, तो डेप्थ घटती है डेंसर टू रेयरर में। ये देखिए सीन फ्रॉम रेयरर वगैरह वगैरह, डेप्थ घटेगी, नियरर दिखेगा ऑब्जेक्ट, और हालात क्या होंगे, ये h और ये चीज छोटी हो गई, यहां से नपाई करते हैं जो इंटरफेस होता है। ये जो d है ये d अपॉन म्यू हो जाएगा, तो ये h प्लस डी अपॉन म्यू टोटल हाइट आ जाएगी। यानी ये बंदा जब देखेगा इस ऑब्जेक्ट को तो वो कितना दूर, यहां पे कहीं दिखेगा ऊंचा, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, h प्लस म्यू अपॉन डी। आप समझ पा रहे होंगे, ये इमेज हो गई, तो ये हो गया h प्लस म्यू अपॉन डी। और दूसरी कहानी में जब रेयरर टू डेंसर है, यानी कि आप पानी के अंदर हैं और बर्ड उड़ रही है या चिड़िया उड़ रही है आसमान में, तो ये देखिए हाइट यहाँ कितनी हो गई h, और इस पॉइंट से जहां से इंटरफेस शुरू हुआ है लिक्विड, उसकी डेप्थ मान लो d है। तो अब क्या होगा, ये और दूर दिखेगा, यानी इसका और दूरी बढ़ जाएगी। वो दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो d प्लस म्यू एच। ये देखिए यहां से देख रहा है, तो जिसके अंदर था, जिस किनारे पर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर देख रहा तो एच में कोई परिवर्तन नहीं, जिसके जहां ऑब्जेक्ट था वो घट बढ़ रहा उसका डिस्टेंस। तो ये हो गया साहब डी का डी ही, और ये जो एच है ये म्यू एच हो जाएगा और दूर बढ़ जाएगा, समझे। तो ये डी प्लस म्यू एच है। हमेशा कहां से देखेंगे, किनारे से। कौन सा किनारा, दो मीडिया का सेपरेशन जहां हो रहा है, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं डी का डी, लेकिन ये एच वाला चीज हो जाएगी म्यू एच के बराबर। तो टोटल हाइट इसको कितना दिखेगा, और दूर दिखेगा इमेज, म्यू प्लस डी प्लस म्यू एच के बराबर। फार्दर अगर ये रेयरर टू डेंसर आ रहा है, और इसको याद रखने का आसान तरीका है जो आपने एग्जाम्पल पढ़ रखा था स्विमिंग। जब भी कोई चीज याद करनी हो फिजिक्स में, उसको हमेशा आप, क्योंकि क्या होता है बायो में आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, हो सकता है कितना रिलेट होता हो ना होता हो, आप निमोनिक बना के याद करते हो, लेकिन फिजिक्स में अगर आप अपने जीवन से अटैच कर देंगे उसको, जो देखते हैं सुनते हैं, तो ये मक्खन लगने लगती है एकदम आपको। क्योंकि स्विमिंग पूल तो आप देखे ही होंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है, नहीं देखे तो आप गूगल पे देख लीजिए, देखे ही होंगे वैसे। तो उसमें मालूम है कि उसका फ्लोर ऊपर दिखता है, काम खत्म हो गया। कि डेंसर टू रेयरर आ रही है तो ऊपर दिखेगा, रेयरर टू डेंसर है तो दूर दिखेगा। ठीक है, ये बात आप पकड़ पाए होंगे, इसलिए कि आपका कंफ्यूजन कहीं ना रहे। आंखें जिधर हैं, जिस मीडियम में जहां से देख रहे हो, उसका कुछ नहीं चेंज करना है। ऑब्जेक्ट जिधर है, ऑब्जेक्ट जैसे कि यहां पर था, इसका मामला चेंज हुआ एस डी का, देखिए डी अपॉन यू, और ये ऑब्जेक्ट है, इसका मामला एच चेंज हुआ म्यू एच। आप जहां हैं वो शांति से बैठे, कोई गड़बड़ नहीं है। खैर आप ये समझ पाए होंगे, एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं, इससे और पकड़ आपकी मजबूत होने की संभावना बढ़ सकती है। तो ए प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय ए ग्लास क्यूब। एक कोई प्रिंटेड पेज है, यहाँ कोई ग्लास ऐसे रख दिया होगा, ग्लास क्यूब है, क्यूब लग नहीं रहा है, क्यूब समझ लीजिए आप। ये मान लीजिए ऐसे क्यूब है, ज़्यादा बनाएंगे तो इट विल टेक सर्टन टाइम, और ज़बरदस्ती टाइम नहीं लगाना चाहते आपका। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 ऑफ एज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एज 9 सेंटीमीटर है। बाय व्हाट अमाउंट द प्रिंटेड लेटर्स, यहाँ प्रिंटेड लेटर्स है न्यूज़पेपर वाले, पी समझ लो, ओ लिख देते, खैर एनीवे, अपीयर टू बी शिफ्ट, कितना शिफ्ट दिखेगा। आप देखिए, आप देखेंगे तो ऊपर से, तो ये डेंसर से रेयरर जा रही है तो ये अपलिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्टिंग है। तो ये आप अपरेंट शिफ्ट जानते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, जिसे आप डेल्टा डी भी लिख सकते हैं, यहां लिख दो नॉर्मल शिफ्ट या अपरेंट शिफ्ट, उतना आप समझ रहे होंगे। वो d इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू हमने पीछे फॉर्मूला देखा है। तो d की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ये एज 9 हो गई ना, ये 9 है, तो 9 1 - 1 अपॉन 1.5।
अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। ये कितना ये अपलिफ्टेड दिख रहा है, 3 सेंटीमीटर खसक गया है ऊपर, अपलिफ्ट हो गया है। ठीक है, यही पूछा कितना शिफ्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाए, नोट करें। अगला सवाल और इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, बहुत आसानी से आप उसको भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ज्यादा मजा आएगा आपको। यहां पर क्या है, एक बर्ड है और ये एक मछली है, फिश और इसकी बर्ड की इस P पॉइंट से जो हाइट है h है, और P पॉइंट से जो इनकी डेप्थ है मछली रानी की वो D है। अब कह रहे हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू मान लेंगे इसका, ऐसा दिया हुआ है म्यू, तो ये जब इनको देखेंगी मछली को तो कितनी दूर दिखाई पड़ेगी, और मछली जब बर्ड को देखेगी तो बर्ड कितनी दूर दिखाई पड़ेगी, ये पूछा जा रहा है। तो पहली बात है, जब स्पैरो देख रही है, ये स्पैरो है जिसे हिंदी में गौरैया बोलते हैं आप, ये स्पैरो इस फिश या मछली को देख रही है तो मछली कितनी दूरी पर दिखेगी। तो पहले केस में देखिए, मैं यहीं लिख देता हूं, स्पैरो वाले केस में इसको देखना है तो ऑब्जेक्ट ये, तो डेंसर टू रेयरर एयर जा रही है लाइट, बात पकड़ गई है, पकड़ में आई ना। स्पैरो को देखना है तो फिश से लाइट निकलेगी और स्पैरो की आंख में जाएगी तब दिखाई पड़ेगी। इसमें क्या हो जाता है, नॉर्म शिफ्टिंग हो जाती है, नियरर आ जाता है ऑब्जेक्ट, है ना, पास आ जाता है। तो वाला फॉर्मूला, पास आने वाला जो फॉर्मूला था वो लगा देंगे, यानी P से आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुझे क्या लिखना चाहिए, कहाँ दिखेगी, तो ऐसे ही लिख देते हैं, आप समझ जाना कितनी हाइट है। तो एक तो इसकी इस हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, पानी के अंदर जो मामला था D वो कम हो गया तो D अपॉन म्यू हो गया। दिस इज द हाइट। ये स्पैरो H प्लस D अपॉन यू पर इसको देख पाएगी। बात समझ में आई ना। जहां जो देख रहा है उस मीडियम का कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब ये जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में, जहां से इंटरफेस से पकड़ो, P से हाइट D थी, अब ये ऊपर उछल जाएगी तो D अपॉन म्यू को जोड़ दो, D अपॉन म्यू कम होगा D से, ठीक है, तो ये नियरर दिखेगी। ये कहां से देख रहा है, ये स्पैरो देख रही है H प्लस D अपॉन यू। अगर हम इसकी हाइट को कुछ बनाना चाहें तो लिख दें, वरना आप समझ गए होंगे। वैसे इसको चाहो तो कुछ कह सकते हैं, स्पैरो को S कह दीजिए, फिश को मैं F कह देता हूं। तो ये हाइट F डैश की है तो S F डैश आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। F डैश का मतलब इसका जो इमेज बन रहा होगा, फिश तो एक्चुअल मामला है। दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए अब दूसरे में क्या कर रहे हैं, फिश देख रही है इनको, तो फिश देख रही तो लाइट कहां से आएगी, रेयरर से डेंसर। भाई फिश देख रही स्पैरो को, तो स्पैरो से लाइट चली है फिश तक, तो ये कहानी हो गई रेयरर टू डेंसर, इसका पलट। तो अब जो फिश देखेगी स्पैरो की इमेज को, वो कहां होगी, फिश वाला जो P से देखो तो D में कोई चेंज नहीं होगा जिसमें ऑब्जर्वर है, और ये जो हाइट होती है H, ये म्यू टाइम्स बढ़ जाती है, दूर चला जाता है ना वो, तो म्यू इंटू H, ये हो गई कहानी सेट, तो आंसर आ गया। तो ये ऐसे सवाल आ जाएं तो जिसमें कैलकुलेशन ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअल या एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि जानकारी आपको है कि नहीं। यहां ध्यान रखना है कि डेंसर टू रेयरर है तो इसमें नियरर होता है, इसमें फार्दर होता है। उम्मीद है आप बिल्कुल आसानी से समझ पाए होंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि लाइट यहां से कहां जा रही है, उसी हिसाब से घटना घटेगी। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। एक सवाल और मजेदार आपके सामने लेके आता हूं। अब ये फिश की ही कहानी है। यहां पर देखिए, यहां लिखा है फिश इन एन एक्वेरियम। ये एक्वेरियम है जिसमें मछली पाली जाती है, घरों में कहीं पर भी। अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल, ये लेफ्ट वॉल है, यहां अप्रोच कर रही है मछली एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ये चलने की जो स्पीड है इसकी वो 3 मीटर पर सेकेंड मछली की इस दीवार की तरफ। एंड ऑब्जर्व्स ए फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक मधुमक्खी समझ लीजिए, मक्खी समझ लीजिए, वो इसकी तरफ जिस स्पीड से आ रही है, इसको ऐसा लगता है कि 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। रिलेटिव वेलोसिटी हो गई है, इसको लग रहा है ना, चल दोनों रहे हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, वाटर है 4/3, देन फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई। इसकी एक्चुअल वेलोसिटी हमको चाहिए। अब देखिए, हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट P जो कि इंटरफेस है इन दोनों मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है, उससे एक्चुअल डिस्टेंस जो B फ्लाई की है वो x है किसी क्षण,
ठीक है, लेकिन ये जब देखेगी इससे तो वो उसको कितनी दूरी पर दिखेगी, म्यू एक्स, क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है। आपने पढ़ा था ना म्यू एक्स टाइम्स दूर दिखता है। तो आपको फिश जो दिखेगी उसको जो अपरेंट डिस्टेंस दिखेगी, अपरेंट डिस्टेंस, फिश इज ऑब्जर्विंग, या आप समझ गए होंगे फिश इज ऑब्जर्वर, तो म्यू एक्स है। तो इसकी स्पीड जो फिश को लग रही है वो कितनी हो जाएगी, v ऑफ फ्लाई की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अपरेंट लिख देना चाहिए, v अपरेंट जो लग रही है फ्लाई की वो मिलेगी डी म्यू एक्स अपॉन डी टी, किसी क्षण dx अपॉन dt होता है तो x की जगह म्यू एक्स हो गया। क्यों म्यू एक्स हो गया, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, डेंसर है, यहां से लाइट जब आंखों तक पहुंची तो ये म्यू एक्स फार्दर दिखने लगा। तो अपरेंट जो वेलोसिटी है मछली को ये दिखाई पड़ रही है। अब इसको आप v अपरेंट फ्लाई को लिखें तो म्यू बाहर आ जाएगा और ये dx अपॉन dt, म्यू तो कांस्टेंट होता है इसलिए कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी। अब ये इधर जा रही है, इधर तो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो दोनों मछली रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v फिश की प्लस ये जो अपरेंट है फ्लाई की, ये टोटल जोड़ जोड़ा के आपको 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। भाई एक ट्रेन इधर आ रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, तो दोनों की वेलोसिटी, एक को ऑब्जर्वर को रुका हुआ मान लेते हैं, दोनों वेलोसिटी जुड़ जाती क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो दोनों जुड़ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यह वी फिश आपको दे रखा है 3, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 प्लस वी अपरेंट फ्लाई इज इक्वल टू 8। तो यहां से वी अपरेंट फ्लाई की जो वैल्यू निकली 8 माइनस 3 यानी 5 आ गई। इसकी जगह रख दीजिए म्यू dx अपॉन dt रियल वेलोसिटी है, ये दिस इज 5। आगे dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, और ये हो गया 5 अपॉन म्यू। तो 5 का 5 रहा, म्यू डाला आपने 4/3, तो 4/3, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई 15/4 यानी 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक अच्छा सवाल था और आपके लॉजिक को, फंडे को बहुत क्लियर करता है, इसको पकड़िएगा इसलिए करवा दिया है। ठीक है, कोई उलझन नहीं, थोड़ा लॉजिक बस लगाना है, इतना लॉजिक आपके यहाँ आता है। ये मत समझिएगा कि ये भारी हो गया तो छोड़ दें, आसान है। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे चालू रखता हूँ। ये क्वेश्चन आप उम्मीद है नोट कर सकते हैं जिससे आपको अंदाज़ा या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो जाए। खैर आप नोट कर पाए होंगे, पॉज करके और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, आगे बातचीत को चालू रखते हैं। अब जो ग्लास स्लैब है उससे जो शिफ्टिंग होती है उसकी बात कर लेते हैं। कलर को थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं। ये देखिए ग्लास स्लैब रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। ग्लास स्लैब रखने पर ये एक्स जो खिसक जाता है, नॉर्मल शिफ्ट बोल लीजिए ऐसा टाइप का, तो वो वैल्यू इसके बराबर होती है 1 - 1 अपॉन म्यू इंटू टी। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो मीडियम है ये अगर डेंसर है विथ रिस्पेक्ट टू इसके बाहर के मीडियम से, तो ये जो शिफ्ट होगी वो शिफ्ट इसी रे की डायरेक्शन में होगी। रे इधर जा रही है तो इस डायरेक्शन में इमेज बन गया। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, ये देखिए वाटर का जैसे ग्लास से कम है, तो उस समय जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी विपरीत दिशा में इमेज भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी। ये ध्यान रखना है। नॉर्मल शिफ्ट किधर हो रहा है, अगर ये डेंसर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू दी एटमॉस्फेयर बोल लीजिए, तो शिफ्ट होगा रे की डायरेक्शन में। रे इधर जा रही इधर ही, लेकिन अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से कम है, ये वाटर एक ग्लास है, तो उस समय जो शिफ्टिंग होगी वो अपोजिट डायरेक्शन टू दी रे ऑफ द सन, रे की डायरेक्शन में होगी। ये ध्यान रखना है।
लाइट होगी, रे इधर जा रही तो आई इधर बन जाएगा। इस बात को पकड़ लीजिएगा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको औरों से बहुत आगे पहुंचा देंगे। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे, अगले कदम को लेके चलते हैं। और नॉर्मल शिफ्ट होगा कितना, 1 - 1/μ इंटू टी, आप पहचानते ही हैं। अब अगली बात लेटरल शिफ्ट। अब क्या होता है कि जब भी एक ग्लास स्लैब लेते हैं, देखिए ग्लास स्लैब आपने लिया और इस ग्लास स्लैब में ये एयर है और ये ग्लास है और ये वापस एयर है, तो यहां पर ये देखिए ये आई पकड़ा, डेंसर मीडियम है ये, तो टुवर्ड्स नॉर्मल आ गया आर, और फिर यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चला गया, ये आई है ना, था दूर चला गया। तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ये इस तरह जाना चाह रही थी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट डी। जा यहां से रही है, जाना यहां से था, कितना खिसकी है लेटरल शिफ्ट, इतनी, क्योंकि ये एबर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है, तो दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, खिसक गई है, ऐसे जा रही थी, अब अगली बार ऐसे जाने लगी। बात समझ में आ रही है ना, खिसक गई है, डायरेक्शन नहीं बदला है, ठीक है। वो खिसकाहट कितनी होती है, वो खिसकाहट होती है बेटा इतने के बराबर। डी जो वैल्यू है, इसको इस फॉर्म में याद नहीं रखते क्योंकि हम लोग इसमें आर भी शामिल है, और आर हम कहाँ कैलकुलेट करते फिरेंगे, इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको एक ऐसे फॉर्मूले में लाए जो हमें ऊपर से ही पता चल जाए, आर नापने की जरूरत ना पड़े। तो ये डी जो लेटरल शिफ्ट हम निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलती है, ये डी है, आप समझ पाए होंगे जो मैंने समझाया था। 1 - cos i अपॉन √μ² माइनस sin स्क्वायर आई, टी है टोटल इसकी चौड़ाई और sin i, इसमें r नहीं है। देखिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल आपको मालूम रहता है और चौड़ाई उसकी टी मालूम है, एंगल आई पता कर लीजिए तो काम हो जाएगा, कितना शिफ्टिंग होगी। और अगर एंगल छोटे हैं तो वो चीज़, वो कंडीशंस लगा देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता, टी इंटू आई म्यू माइनस 1/μ, अगर एंगल छोटा है, आई आर छोटा है तो। बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें एक और ध्यान रखिएगा कि एक्स होता है, ये कोई मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें कोई रे यहां से यहां तक चल रही है, ये चौड़ाई कितनी है, एक्स के बराबर। जितने टाइम में यहां से यहां तक चली है उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना चलेगी, जितना वैक्यूम में चलेगी उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, और यहां पे ये जो पाथ है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। तो अगर ये यहां से यहां तक चल रही है तो x है ज्योमेट्रिकल पाथ, और ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एक्स। इसको पकड़ के रखिए, यानी वैक्यूम में चलती तो कितना चलती, उस समय में कितना चलती, म्यू एक्स के बराबर। इस मीडियम में चल रही है जिस टाइम में एक्स, अगर वैक्यूम में छोड़ दो तो उसी टाइम में म्यू एक्स चल जाएगी। तो म्यू एक्स इज द ऑप्टिकल पाथ, एक्स इज द ज्योमेट्रिकल पाथ जो आपको दिख रहा है। ये छोटी छोटी बातें सारी कवर कर रहा हूं जिससे आपको काफी आसानी हो और एकदम फुल में फुल की कहानी तक पहुंचे हम लोग। ये कोई सवाल है, इसको देखते हैं और करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहां लिखा है स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन द टेबल टॉप, ये कोई टेबल टॉप होगा, यहां कोई पिन सपोज करिए ऐसे फिक्स कर दी गई है। व्यूड फ्रॉम ऑब्जर्व फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यहां कहीं जगह कम बची, ये 50 आंख बना दो, 50 सेंटीमीटर से आप देख रहे हो ऐसे, 50 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। बाई वॉट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड, ये पिन कितनी खसकेगी, P फॉर पिन, इफ द व्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू ए 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास, इसके ऊपर आप ग्लास रख दीजिए 15 सेंटीमीटर मोटा, तो ये मैंने रख दिया, देखिए ये क्या है, ग्लास। अब ग्लास है, ये डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो ये साफ मामला है कि ये ऊपर चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। हेड पैरेलल टू द टेबल, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास 1.5, और लिखा डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब, इसकी बात अभी हम करते हैं। पहले हम नॉर्मल शिफ्ट निकाल देते हैं आपके लिए, नॉर्मल शिफ्ट या अपैरेंट शिफ्ट जो भी भाषा बोले आप, नॉर्मल शिफ्ट जो कि डी के बराबर था, और इसकी वैल्यू होती है टी 1 - 1/μ। तो टी कितना है, इसकी चौड़ाई जो कि 15 सेंटीमीटर है, 1 - 1/μ था 1.5, 1.5, तो ये वैल्यू हो गई 1.5, यानी कि 15, 1 - 2/3, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 3 - 2, 1/3, 5 सेंटीमीटर।
ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर खिसक जाएगी, यानी 50 सेंटीमीटर दूर दिख रही थी तो अब 45 सेंटीमीटर दूर दिखेगी। तो ये क्या हो जाएगा, पिन appears raised by 5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये क्या पूछ रहे हैं कि जो स्लैब है इसको यहां की जगह अगर हम कलर बदल लेते हैं, यहां रख देते, यहां की जगह यहां, तो क्या आपके आंसर में परिवर्तन आता? तो आंसर में परिवर्तन नहीं आता। इनकी आंख और इस पिन था, शायद पिन के बीच में ये स्लैब कहीं रखा हो, वो 5 ही सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। तो लोकेशन नो है, मतलब लोकेशन कहीं भी हो, नो का मतलब नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन, नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन। किसकी लोकेशन? स्लैब की। तो स्लैब आप कहीं भी रख देंगे, उससे कोई परेशानी नहीं है, कहानी होगी यही। तो उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे। अगर इसको पॉज करके आप नोट कर डालिए। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टाइम आ गया है तो मैं आगे लेके चलता हूं। उम्मीद है आपने नोट किया होगा। TIR की घटना है। देखिए TIR की घटना बहुत ही मज़ेदार और आसान है। मैं अपने हाथ से बना देता हूं आपके लिए, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखिए, ये मैंने खींचा, अब ये लिया मैंने डेंसर मीडियम, ये लिया मैंने रेयर मीडियम। कलर बदल लेते हैं और सपोज करिए ये नॉर्मल है, यहां पर आपने एक एंगल मारा I। अब डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है ना। तो ये जाना सीधे चाह रहा था लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल यहां से चला गया ये। तो दिस इज R। अब आपने क्या किया, इस I को और बढ़ा दिया। तो इस I को मैंने और बढ़ाया तो ये और ज्यादा दूर चला गया ऐसे। दिस इज I, दिस इज R। और नहीं माने आपने I और, ये क्या देखिए भाग रहा है ना, ये डायग्राम और लेटा हुआ समझिए, बिगाड़ना मुश्किल होगा। ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे I बढ़ाओगे ऐसे ऐसे भागेगा, दूर जाएगा। अब आपने एक ऐसी एंगल बनाया जिसमें ये रे यहां से निकल गई। कहां से? दोनों मीडियम के इंटरफेस से। उस समय रिफ्रैक्शन एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये है I। तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कई किताबों में IC लिखते हैं, कई किताबों में C लिखते हैं। ये क्या है? क्रिटिकल एंगल। रे जब डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है उस समय डेंसर मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल कहलाती है, जबकि रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो। अब आप इस यहां भी नहीं माने, आपने एक I और भेजा और ये I की वैल्यू अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दी, तो ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है अपने ही मीडियम में। इसी को हम बोलते हैं TIR। इस समय ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की खूबसूरती क्या है कि जितनी ज्यादा ये एनर्जी लेके जाती है, लगभग उतनी ही एनर्जी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इसकी खास बात है। एनर्जी का लॉस बड़ा कम होता है। TIR, भगवान ने ऐसे फिनोमिना बनाए हुए हैं, आप समझ पाए होंगे। तो हम लोगों ने इन फिनोमिना को समझा है साइंटिस्टों ने कि भाई ये क्यों हो रहा है, उसका फिर फायदा उठाने लगे। बाकी सारी कहानी ऊपर वाले की ही है, जिसे हम लोग भक्ति भाव में भगवान बोलते हैं और फिजिक्स के भाव में नेचर बोलते हैं, क्योंकि गॉड का कोई इनके प्रिंसिपल के हिसाब से बैठता नहीं है, तो कहते हैं नेचर ने बनाया है। तो आप ये समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। ये ध्यान रखिएगा कि रे जानी चाहिए डेंसर टू रेयर, अदरवाइज वो दूर नहीं होगी। क्या ये फिनोमिना रेयर टू डेंसर में हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता है, क्योंकि रेयर टू डेंसर में तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाने लगेगी, तो लौटेगी कहां? उधर चली जाएगी, है ना भाई। अगर आप किसी को रेयर टू डेंसर भेजेंगे तो यहां की जगह वो ऐसे घूम जाएगी यहां, तो इधर कहां लौट रही? तो दूर भाग रही, अवे मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही। तो इसमें ये TIR नहीं हो सकता। तो TIR होने के लिए 2 कंडीशन नेसेसरी हैं। पहली कंडीशन TIR नेसेसरी कंडीशन,
नेसेसरी, इसके बिना नहीं होगा। पहला, रे जानी चाहिए डेंसर टू रेयरर। दूसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों होने होंगे तभी टीआईआर होगा, वरना टीआईआर नहीं होगा। और टीआईआर का मामला क्या है, फायदा क्या है, ये मैंने आपको बताया कि एनर्जी काफी हद तक कंजर्व रह जाती है, मतलब जितनी पड़ी है उतनी ही वापस आती है। इसको आप चाहें तो नोट कर लें। अगली चर्चा एक रिलेशन भी लिख देते हैं यहां पर, यही लिख देते हैं। चलो, इसमें आप देखेंगे कि एक रिलेशन क्रिटिकल एंगल ये सी में और म्यू में निकलता है, जिसे आप बोलते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 1/sin c। इस फॉर्मूले को भी काफी तगड़ी तरीके से पहचान कर याद करके रखें कि म्यू की वैल्यू 1/sin c के बराबर होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अगला देखते हैं कौन सा पार्ट हमारे सामने है, उसकी बातचीत आपके साथ करेंगे। तो ये आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए टीआईआर का कंडीशन लिखी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, और यहाँ भी ये भी बता दिया था जो उन्होंने घुमा फिरा के लिखा है। एकदम सीधी बात करो जो समझ में आए दिमाग में, ये सीधी बात है। म्यू इक्वल टू 1/sin c। म्यू क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और टीआईआर में हमेशा रे डेंसर टू रेयरर को जाएगी, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है टीआईआर के जो हमें जानने रहते हैं, बड़े आसानी से आप जान सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब ये रिफ्लेक्शन करा रहे हैं किससे, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब आप सोच सकते हैं, अगर नहीं ध्यान आया तो मैं बता रहा हूं, अगर रिफ्लेक्शन ही करा रहे थे तो मिरर लगा देते। प्लेन मिरर भी तो रिफ्लेक्शन करता, हम लोग दिन में 10 बार चेहरा देख लेते हैं उसमें, उससे नहीं कराते हैं, प्रिज्म से कराते हैं। क्यों? क्योंकि मिरर में दिक्कत क्या रहती है, एक तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, जितनी एनर्जी जा रही है उतनी चमक के साथ एब्जॉर्ब कर लेगा वो इंटेंसिटी को, तो उतनी चमक के साथ आपको इमेज नहीं दिखेगा। दूसरा, समय के साथ साथ उसकी जो पॉलिश होती है वो मिरर खराब हो जाता है। आपने घर में अपने मिरर यूज कर रहे होंगे, 5 साल 7 साल 10 साल बाद वो मिरर फेंक कर दूसरा मिरर लेना पड़ता है आपको, क्योंकि वो उस हालत में रहता नहीं कि अच्छा रिफ्लेक्शन कर पाए। जबकि प्रिज्म के केस में ऐसा कभी नहीं होता जब तक टूटे ना वो। हमेशा इंटेंसिटी चमकदार मिलेगी, और आज भी मिलेगी, 10 साल बाद भी मिलेगी, और 20 साल बाद भी मिलेगी, बशर्ते आप उसको तोड़िए ना, मतलब टूट ना जाए। तो इसलिए हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, जैसा रिफ्लेक्शन चाहिए। अगर किसी रे को हमें बेंड करना है 90 डिग्री से, तो आइसोसेलेस प्रिज्म लेते हैं। आइसोसेलेस का मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री, दो एंगल और बीच का तो 90 है ही। अगर इसी प्रिज्म से आपको किसी को रिफ्लेक्ट करा देना है, मतलब सीधे का उल्टा बना देना है उसी मीडियम में, तो देखिए इससे भी हम काम कर लेते हैं, इस रे डायग्राम से आप दे सकते हैं। तो ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है जो टीआईआर के फिनोमेना पर बेस्ड है, और मिरर से क्यों अच्छे हैं ये मैंने आपको बताया, और आपको मजा भी आया होगा कि बात तो सही कह रहे हैं सर, सही फिजिक्स सही है। आगे देखते हैं दूसरा बड़ा उम्दा एग्जाम्पल, जिसे आप बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। बेटा, ऑप्टिकल फाइबर से आजकल हमारे घरों में इंटरनेट कनेक्शन भी आने लगे हैं। हमारे यहाँ भी इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर से, दो नेट कनेक्शन है, क्योंकि ऑनलाइन ही सारा काम है। आपके घर में भी शायद हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर से तार आया हो। तो ऑप्टिकल फाइबर ले जाने से फायदा क्या रहता है कि जो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल का लॉस नहीं होता, जैसा हमने बातचीत की थी कि जितना लॉस मतलब बहुत ही ज्यादा कम होता है। आप 1000 2000 10,000 किलोमीटर भेज देंगे तो भी ज्यादा लॉस नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स रहते हैं। इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर्स, इसमें सिग्नल लाइट के फॉर्म में भेजे जाते हैं, ऑप्टिकल लाइट के फॉर्म में, और टीआईआर घटना कराई जाती है जिससे कि ये लंबी दूरी तक अपना रिफ्लेक्शन होता रहे, टीआईआर होता रहे और सिग्नल जाते रहें। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। देखिए ये फोटो दिखाई है, ये किताब की फोटो, ये बढ़िया लगे डायग्राम पिक्चर इसलिए। एक कोर होता है, क्लैडिंग होता है, बाद में बफर कोटिंग होती है। आपके घर के बाहर भी अगर तार बिछाए हों किसी कंपनी ने तो आप देख पाएंगे मोटा मोटा तार रहता है, काफी हार्ड रहता है, इसलिए कि टूटे ना, क्योंकि अगर ये तार टूट जाएगा तो आप ऐसे ऐंठ कर नहीं जोड़ पाएंगे जैसे कॉपर वायर जोड़ लेते हैं घर वाले, जो बिजली वाले तार हैं वो छील के अपना जोड़ देते हैं, वैसे नहीं जुड़ते। इनके लिए मशीन आती है जोड़ने के लिए, वो लाके चिपकाते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो इसमें ये बफर कोटिंग होती है कि जल्दी टूटे ना, सेफ्टी पर्पस के लिए। मेन काम कोर और इसके ऊपर भी होती है कोटिंग, देखिए आउटर जैकेट भी है,
खूब तगड़ा रहता है। और ये कोर होता है, ये क्लैडिंग होता है। ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, तभी तो डेंसर टू रेयर लाइट जाएगी। लाइट को यहीं से झोंकेंगे हम लोग ऐसे, तो यहां से घुसी, अब ये कोर से, ये अंदर कोर है, कोर से डेंसर में जाएगी। तो इस μ1 की वैल्यू μ2 जो कि क्लैडिंग है इससे बड़ा होता है डेंसर टू रेयर में। ये ऑप्टिकल फाइबर, प्लास्टिक, सिलिका से बनते हैं, बड़ा जैसा आप समझ पा रहे होंगे। ये 3 पार्ट आपको बता दिया, कोर, क्लैडिंग और बवर कोटिंग, बात पकड़ में आई। अब TIR हो कैसे रहा होगा, ये देखिए यहां ये कोर है, बीच का हिस्सा, दिस इज कोर, और ये बाहर वाला जैकेट क्लैडिंग, ये लिखा हुआ है। इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग से, तो डेंसर मीडियम में गई, यहां TIR हो गया तो घूम गई, फिर TIR होता होता चला गया और खूब लंबा पाइप बिछा दिया जहां तक जाना है। जैसे पानी नहीं ले जाते हो घर में, पानी का पाइप ऊपर टंकी लगी, कहीं भी घुमा के ले आए, तो लाइट को भी इस फिनोमिना से आप कहीं भी घुमा सकते हैं। सूरज निकले हुए कहीं और अंधेरे कमरे में पाइप बिछा दीजिए लाके, तो सूरज की रोशनी उसी में फंसी रहेगी और निकलेगी आपके अंधेरे कमरे में जाके। जैसे पानी की सप्लाई कराते हो, जिस भी डायरेक्शन में पाइप लगा देते हो उसी डायरेक्शन में पानी बहने लगता है तो ऑप्टिकल फाइबर ये काम करा लेता है। ठीक है, अब ये जो यूजेस हैं इसके, ये पहला का ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल भेजने के काम आता है। दूसरा, डॉक्टरी में, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि जो इंडोस्कोपी वगैरह की जाती है स्टमक को देखने के लिए, ऊपर से भी डाल देते हैं, और भी डॉक्टर लोग काफ़ी काम करते हैं, तो ऊपर से डालते हैं, एक कैमरा होता है और लाइट के लिए बल्ब होता है, वो डाल देते हैं और लाइट बाहर से मारते हैं तो वो जलता है अंदर, पेट को देख लेते हैं। वो पाइप मान लो टेढ़ा है तो लाइट को टेढ़ा बेंड होना पड़ेगा, तो बेंड कब होगी, जब इसका TIR होगा, वरना बेंड ही नहीं होगी, है कि नहीं, वरना लाइट कैसे बेंड हो पाएगी। तो वो कि जो लोग इंडोस्कोपी वगैरह डॉक्टर साहब करते हैं वो इसमें काम देख लेते हैं पेट वेट में कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है भाई, क्योंकि वही उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी लंबी चौड़ी होती है कि वो समझते हैं उस बात को। ठीक है, और दूसरा क्या है, इन डेकोरेटिव लैंप्स आपने देखे होंगे। डेकोरेटिव लैंप्स में जैसे कि लखनऊ में तो लखनऊ महोत्सव गए नहीं, लेकिन कभी कभी लगता था, अब आजकल तो लग ही नहीं पा रहा है, तो मेले वेले में जाओ तो कभी स्ट्रीट लैंप्स आपने देखे होंगे, इस तरह के लैंप्स लिए रहते हैं, सड़कों किनारे बड़े आराम से दिख जाएंगे, ऐसे ऐसे तार निकले होते हैं प्लास्टिक के, और आप देखेंगे यहाँ कोई लैंप जला देते हैं तो कहीं और लाइट नहीं दिखती, ये लाल पीला नीला ऐसे कुछ दिखने लगता है इसके टिप पर, ऐसा उम्मीद आपने देखा होगा, फाइबर निकले रहते हैं। तो यहां भी इसके अंदर भी TIR हो रहा होता है, यहां से लाइट छोड़ी ना तो कहीं निकली नहीं, ये लाल कलर चलते चलते यहां निकला, तो इसका टिप रेड लगता है आपको, रेड का मतलब जो भी लाइट निकाल रहे हैं। इस तरह का ये एक डेकोरेटिव पार्ट बना लेते हैं। ये मेलों वेलों में या आपके रोड पे बड़े आराम से बिकते हुए दिख जाएंगे आपको, ये बड़े महंगे भी नहीं होते, मुश्किल से 15, 20, 25, 50 रुपए के होंगे बस। समझ पा रहे हो ना, क्या ऐसे ऐसे निकले होते हैं झाड़ू नुमा सफ़ेद सफ़ेद प्लास्टिक के, और लाइट नीचे बैटरी लगी होती, जलाते हैं तो यहाँ कहीं नहीं दिखती है, तो बड़े अच्छे लगते हैं देख के, क्योंकि ये 1-2 नहीं होते, 50 या 100 होते हैं, गुच्छे होते हैं, तो वो उसके एजेस चमकते हैं, वो TIR की घटना है, लाइट फंसा दी है इसमें और निकल यहाँ रही है। उम्मीद है आप समझ पाए। डेकोरेटिव लैंप्स बनाए जाते हैं, कहने का ये क्या है, ये डेकोरेटिव लैंप है। डेकोरेटिव का मतलब वही सजाने संवारने वाला हिसाब, खैर समझ गए होंगे आप। अब दूसरी बात समझ लेते हैं कि अगर बाय द वे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का μ2 से बड़ा है तो उसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, क्योंकि ये रिलेशन जान ही रहे, C और μ में उल्टा रिलेशन चलता है। तो ये कहानी, अगर μ1 बड़ा है μ2 से तो C1 C2 से छोटा होगा। ज़्यादा इसमें कानून हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मैथमेटिकल टच नहीं देना चाहता हूं, जहां तक संभव है, मजबूरी ना हो, जिससे आपको एकदम आसानी लगे और चीज़ों को आप बिना मैथमेटिक्स के कर पाएं, तभी आसान लगेगा, वरना कहीं और निकल जाएंगे हम लोग। तो इस बात को आप पकड़ लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं TIR के, जो अब मैंने बताए भी आपको। जैसे जो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, लोग कहते हैं ना कि डायमंड है, कई गुफा में अली बाबा गए, अली बाबा 40 चोर, वहाँ डायमंड देखा और डायमंड खूब चमक रहा था अंधेरे में। तो देखिए, अंधेरे में वो चमक जरूर रहा है, लेकिन उसको लाइट चाहिए चमकने के लिए। अगर लाइट कहीं ना मिले, गुप्त अंधेरा हो, जीरो लाइट, तो वो चमकेगा नहीं। तो डायमंड के अंदर लाइट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है,
और काफ़ी रिफ्लेक्शन के बाद निकलती है, इसलिए 3-4 बार ठोकर खाती तब निकलती, तो आपको लगता है लाइट बहुत ज़्यादा है तो चमकता है दूर से, TIR की घटना होती है उसके अंदर। दूसरी बात करें शाइनिंग ऑफ ए एयर बबल इन वाटर, ये जो पानी के अंदर बुलबुला होता है ऐसे, इसके अंदर भी जब आप ऊपर से देखेंगे, ऐसे समझ लीजिए आंख बना लेते हैं, जब देखेंगे तो ये काफ़ी चमकदार लगता है ये एयर बबल। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो लाइट होती है वो लाइट आपसे पड़ी, और ये पड़ी मान लो और पूरी रिफ्लेक्ट कर गई आंखों में, क्योंकि TIR हो गया, डेंसर मीडियम ये है, रेयर मीडियम ये है, पूरा रिफ्लेक्शन हो गया। तो जब पूरा रिफ्लेक्शन हो गया बेटा जी, तो आपको ये लगेगा कि इस क्या बोलते हैं हिंदी में, याद नहीं आ रहा है, बुलबुला बबल, तो जो बुलबुला है वो बुलबुला से ज़्यादा लाइट आ रही है, तो आपको ये चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए TIR की ही घटना है, अगर यहाँ पर लाइट पड़े और काफ़ी एब्जॉर्ब हो जाए, कम जाए, तो ये चमकदार इतना नहीं लिखेगा। एक और घटना होती है मिराज की, डेजर्ट में मृग तृष्णा बोलते हैं, रेगिस्तान में आप जा रहे हैं, वहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि आगे पानी है, क्योंकि शैडो दिखने लगती है। उसका भी एक कहानी है, आप मिराज जानते होंगे इसलिए बहुत ज़्यादा जोर लगा नहीं रहे हैं, फिर भी चलिए मन कर गया है तो यहाँ पे मान लीजिए ये पेड़ है। अब देखिए इसमें भी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, जब क्या होता है कि बहुत गर्मी के दिन पड़ते हैं तो ये जो लैंड है, सैंड लैंड, रेगिस्तान, ये गर्म हो जाती है, तो एयर यहाँ पे रेयर होती है, बहुत आसान, और ऊपर जो होती है डेंसर हो जाती है, रेयर। लाइट यहां से जाती है और ऐसे बेंड कर जाती है साहब, यहां पर आंखें बना देते हैं, बेंड हो गई ना, डेंसर से रेयर तो TIR हो गया। अब ये इसको पीछे बढ़ाता है तो यहां पर क्या दिखता है, इस पेड़ का प्रतिबिंब है ना। अब हमने बचपन से क्या देखा है कि अगर हम जमीन पे पानी को कैसे पहचानते हैं, हम जमीन पे देखते हैं तो आसमान का रिफ्लेक्शन दिखता है तो सोचते पानी पड़ा है गिर जाएंगे। कभी कभी रिफ्लेक्शन नहीं दिखता तो हम फिसल के गिर भी जाते हैं। जैसे घर में गीला गीला पोछा लगा हो और रिफ्लेक्शन ना दिखे आपको, आप चलेंगे फिसल सकते हैं आप, लेकिन चमकता हुआ दिखता तो समझ जाते हैं गीला है। तो हमने बचपन से, हमारा ब्रेन किस तरह से सेट हुआ है कि अगर जमीन पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो देयर इज ए बहुत तगड़ा चांस है कि वहां पानी पड़ा हुआ है ना, यही तो मतलब है इसका। अब यहां पर आपको इसका रिफ्लेक्शन दिख गया तो आप सोचते हैं पानी पड़ा हुआ है यही मिराज है या हिंदी में मृग तृष्णा है, ये कहानी हो जाती है। सब बहुत ही मजेदार कहानियां हैं, सरल कहानियां हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे 150 पार हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये बात पूरी पकड़ पाए होंगे आप। और फिर 1-2 सवाल और न्यूमेरिकल लगाते हैं TIR पे जो आपसे बनते हैं और आप इसका मजा ले सकें। अच्छा, एन आइसोट्रॉपिक पॉइंट, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है समान दिशाओं में एक जैसा व्यवहार रखना। जैसे कि मान लीजिए एक लाइट जला दीजिए, आइसोट्रॉपिक मीडियम बोल दें या आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स बोल दें, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेफरेंस नहीं है उस लाइट निकलने की, हर दिशा में समान लाइट। ये वर्ड कभी आता है और टीचर लोग सिंपल करके नहीं बताते तो दिक्कत होती है बच्चे को। आइसोट्रॉपिक मतलब कोई बड़ी बात नहीं, समान रूप से। प्लेस इन डेप्थ ऑफ H बिलो द वाटर सरफेस, तो यहाँ पर एक वाटर सरफेस बनाते हैं बेटा जी, और यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स लेते हैं, बल्ब है शायद, पॉइंट सोर्स, ठीक है, P लिख दिया, S लिख दो, जाता है सोर्स S। ये हाइट कितनी है यहाँ पर, ये हाइट बेटा H है, पकड़ में आई बात। आगे देखते हैं, ए फ्लोटिंग ओपेक डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहां पर हम क्या करेंगे, एक डिस्क रखना चाहते हैं जिससे क्या हो कि बल्ब हमारा विजिबल ना हो ऊपर से। अभी बताते हैं आपको। व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द डिस्क, वो डिस्क कितनी बड़ी है बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू के बराबर है। अब देखिए समझिए कि कहानी है क्या। कहानी ये है कि ये देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया, आप मतलब मान के चलें कि आंख यहाँ पर है आपकी। अब अगर यहाँ पर अगर एक एंगल बन रहा है क्रिटिकल एंगल के बराबर, आप देखिएगा ये सी एंगल है, सी लिख देता हूं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पर रे कहां चली जाएगी, ऐसे सीधे चली जाएगी। अगर क्रिटिकल एंगल से कम का एंगल है तो रे बाहर चली जाएगी, ऐसे बना देते हैं। ये एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से कम है तो रे क्या की, अवे डेंसर मीडियम से रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी। लेकिन इससे बड़ा अगर एंगल बना दें हम, इस सी से बड़ा, दिस आई इज ग्रेटर देन सी, तो TIR हो जाएगा। तो ये रे बाहर कब निकलेगी, जब तक
सी एंगल मिलेगा। सी के बाद जो रे होंगी क्रिटिकल एंगल के बाद, वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगी। बात पकड़ में आई ना? अगर ये एंगल बड़ा हो गया है तो अपने आप बाहर नहीं जाएगी। तो हमको इसको छुपाने के लिए डिस्क से इस ऐसे डिस्क लगानी है, ऐसे देख पा रहे हैं, ये रेडियस चाहिए हमको। बात पकड़ में आ रही है ना? काफी खींच-खांच दिया है, ये हमको रेडियस चाहिए। तो ये छिप जाएगा यहां तक जो निकल रही थी, बाकी तो अपने आप ही नहीं निकल रही है, कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए यहां पर ये एच हमको पता है, इसको हम ले लेते हैं रेडियस आर, यहां से यहां तक। ये एंगल देखिए सी था, तो ये एंगल भी हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। बात पकड़ में आई होगी। अब यहां पर अगर हम हमें रेडियस चाहिए, तो इसमें अगर हम कुछ साइन सी टेन सी को एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 10 सी लिखा, ये एंगल इज इक्वल टू 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज हाइट। ये आंसर आ गया, आर इज इक्वल टू एच 10 सी। बात पकड़ में आई? ये आंसर है हमारा। लेकिन चक्कर क्या है, यहां पर इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, क्रिटिकल एंगल नहीं दिया है। तो हमारे पास सी जो क्वांटिटी है वो अननोन है। तो इसके लिए हम जुगाड़ करेंगे साइन सी वाले फॉर्मूले से। देखिए समझिएगा मेरी बात, बहुत सरल। म्यू का रिलेशन होता है 1 अपॉन साइन सी से। तो इस साइन सी से म्यू निकाल लेंगे हम, म्यू दे रखा है और काम कर लेंगे। जैसे यहां पर देखिए साइन सी लिखा हमने और इसको 1 अपॉन म्यू लिखा। अब एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, और आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है ये। तो परपेंडिकुलर ले लो 1 और हाइपोटेन्यूज ले लो म्यू, ये है एंगल सी। तो ये इसका बेस कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट में। तो इस समय 10 सी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू यहां डाल दो और इसका खेल खत्म हो गया है। यानी अब ये हमारी वैल्यू क्या बन गई, आर इज इक्वल टू एच 1 अपॉन, या एच लिखो जिसे आगे याद भी कर सको, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आपकी रेडियस आ गई, ये आंसर है। इसको आगे के लिए एज ए फॉर्मूला याद भी कर लो। जैसे एमसीक्यू आए आपसे पूछे तो फटाक से इसका इस्तेमाल करके सीधे आंसर निकाल पाओ। ये मैंने इसका एक डेरिवेशन नहीं है तो सवाल ही, आपको समझा दिया जिससे आप सीख पाएं। मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला भी एक सवाल है इसी टाइप का, आपने नोट किया होगा, उसको भी करा देता हूं जिससे बात रह ना जाए कहीं। ये देखिए यहां पर भी ये जो चर्चा है वो इसी टाइप से लिखा है, स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम। ये कॉइन है of a beaker filled with a liquid, a ray of light from the coin travels up to the surface ये of the liquid and moves along its surface। ये ऐसे लाइट गई है और ये पढ़ के सीधे ऐसे निकल गई है। तो आप जान रहे हैं कि अगर ऐसे निकल गई है तो ये जो एंगल है वो सी एंगल है, क्रिटिकल एंगल, तभी तो निकलती इंटरफेस से, वरना काहे निकलेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, यहाँ v निकालना है, हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पीछे वाला फॉर्मूला हमने देखा था, यहाँ ये सिचुएशन वही पीछे से कोरिलेट हो गई, h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये कहानी सब कुछ वही है ना, एक वन साइडेड घटना, ठीक। और यहाँ पे डिस्क क्यों था, क्योंकि ये घटना यहाँ भी घटती, इसलिए दोनों तरफ छुपाना था। यहाँ तो बीकर है एक साइड तो कुछ छुपेगा नहीं। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, ये पकड़ में आपके बात आई। तो रेडियस अब इससे आप निकाल सकते हैं, वैल्यू रखना चाहें तो। आर कितना है, आर कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, आर 3 है और एच है यहाँ पर 4। वैल्यू पुट करके म्यू निकाला जा सकता है यहाँ से, है ना। इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो ये वैल्यू आ गई साहब अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 एच अपॉन आर। एच है साहब 4 अपॉन 3, स्क्वायर कर दिया तो म्यू माइनस 1 16 अपॉन 9। तो म्यू स्क्वायर कितना हो गया, 16 अपॉन 9 प्लस 1 यानी 25 अपॉन 9। तो म्यू कितना हो गया, 5 अपॉन 3। ये आप म्यू निकाल पाए, 5 अपॉन 3। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना रहा, तो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन म्यू। तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये 5/3। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 अपॉन 5
सॉल्व करने पर 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आंसर आ गया। देखिए एक बढ़िया सवाल आपने प्रेम से कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सरल लगेगा आपको, क्योंकि मैं वहां पर जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसके लिए ऑलरेडी मैं होमवर्क कर लेता हूं कि यहां पॉइंट पे आप झटका खा सकते हैं, तो इसको मुझे और इलोबरेट या सरल कर देना है, जिससे आपको सब रिदमिक लगे, एक स्टोरी लगे, और स्टोरी अच्छी सुनाई जाए तो सबको अच्छा लगता है। बचपन में दादी माँ से सुनी होगी, शायद ज़माना बदल गया, आप कितना सुनी होगी मालूम नहीं। खैर आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब जैसे मैंने हर लेक्चर में बोला है 3 क्वेश्चन चैलेंज, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो उस पर कुछ ना कुछ कर पाए तो मज़ा तभी है। तो 3 क्वेश्चन से आप चाहें तो इनका कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये है, लगा लीजिएगा वरना, और अरविंद एकेडमी नीट पर उसका आंसर आपको मिल सकता है। तो ये पहला कोई चैलेंज है, 5 सेकंड देंगे पॉज करने के लिए, आप इसको पॉज करें आराम से 5 सेकंड में, और फिर करके प्रयास करें, कर लें। अगर आंसर पोस्ट कर दें तो अच्छा, ना करें तो कोई बात नहीं, पोस्ट कर देंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा क्या कर लिया, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप कर जरूर लें। ये दूसरी बात कर लेते हैं, ये रहा दूसरा चैलेंज 5 सेकंड, इसके लिए भी जैसे कोई हड़बड़ाहट ना हो पॉज करने में वीडियो, ये आप इसको पॉज कर लीजिए। ये नंबर 2 है, बहुत ही सरल सवाल है, इंटरेस्टिंग है, गलती बहुत बच्चों की होगी, मैं बता रहा हूँ। और ये फाइनल आज का तीसरा चैलेंज नंबर 3, मैं हटता हूँ, इसको भी नोट करिए। ये सारे ऐसे सवाल हैं जहाँ पे कैलकुलेशन कम से कम है और लॉजिक भरपूर लग रहा है, जो आप कर 5 सेकंड हो गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी रिदमिक और आसान लगा होगा। अगर आप फिजिक्स इस तरह पढ़ेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जितनी मेहनत आप 20 नंबर बढ़ाने के लिए बायो में लगाएंगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, तो आप पढ़ते हैं आपका मन करता है, उतनी ही मेहनत में 150 नंबर आ जाएंगे आपके। मेरे साथ लगे रहिए और मैं आपके साथ लगा रहा हूं, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टॉप क्वालिटी फिजिक्स नीट के लिए और आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।